गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों 2 दिन से मैं एक अपहरण की केस में मैं उलझा हुआ था, इसलिए मैं आप लोग के समक्ष नहीं आ सका। लेकिन ये जो बिहार दरोगा मेंस के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए साइंस का जो मैराथन पार्ट 2 है वो मैं लेके आ रहा हूँ 100 क्वेश्चंस का। और आप लोगों से मेरी शिकायत है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। देखिए, उससे खैर कोई बात नहीं है, जिनको रिजल्ट लेना है वो तो देखते ही होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये आपको इनफ रहेगा। और इसके साथ में मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ साइंस के लिए, जो मैं स्पीडी का सीरीज लेके आ रहा था उसको देखने के बाद इसे आप ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप मुझ पे विश्वास करके देखिए, मैं और भी साइंस की स्पीडी का क्लास लेके आता रहूँगा। विदाउट डिलेइंग लेट्स कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन शुरू करते हैं। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य का जो धातु है ये हम टाइटेनियम को कहते हैं, ठीक ना। और देखिए, इसका जो व्याख्या है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, आप सेट बनाते होंगे तो उसमें आपको मिलता होगा। आशा की धातु कौन है? तो यूरेनियम को कहा जाता है। भय की धातु प्लूटोनियम को कहा जाता है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है, ठीक ना। बक्साइट का ये एल्युमिनियम जो है ना, बक्साइट का अयस्क है। ग्रीन धातु आपको एल्युमिनियम को कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बक्साइट, यहाँ पे उत्तर है इसका बी। देख लेते हैं इसका व्याख्या। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक धातु एल्युमिनियम है। देख लीजिए, ये भी एक टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। घरेलू बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अर्थात पानी से होकर कांच में जाने वाला प्रकाश पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन नहीं हो सकता, ठीक ना। ये आप इसका व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन सी काला हो जाएगा, ठीक ना। दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कणों के द्वारा सूर्य प्रकाश वर्णक्रम में उपस्थित नीले रंग का परिकीर्णन या फैलाव अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है, परिणाम स्वरूप ही आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं, तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ठीक ना। कितनों बार पूछा होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने बार एग्जाम देते हैं साइंस का क्वेश्चन में ये तो मिल ही जाता है। सामान्य टीवी रिमोट में ऑप्शन सी हो जाएगा अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड जिसको हम बोलते हैं, और पाराबैंगनी को इंग्लिश में अल्ट्रावेग बोलते हैं। देख लेते हैं। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड, अल्ट्रावेग जो तरंग है, परावैंगनी तरंग है, हानिकारक तरंग जो पृथ्वी की ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। इसका देख लीजिए, सुमेलित करना है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन सी आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें ऑप्शन सी में आपको जैसे कि आपका टाइफाइड है, ठीक ना। तो टाइफाइड है, काली खांसी जो नामक रोग है, ये रोग हीमोफिलिस प्यूरिटेली बैटिला के कारण होता है। ये जो 906 क्वेश्चन है इसमें दिया है कि कौन असुमेलित है, ठीक ना। तो ये असुमेलित जो है ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। टाइफाइड जो है ये आपका टाइफाइड रोग वाला जो कारक है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। हैजा ब्रीवियो कॉलेरी के नाम से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, पता है आपको। देखिए, काली खांसी नामक रोग का रोग कारक हीमोफिलिस प्यूरिटेबिसिस बैटेला प्यूटिसिस है। इस रोग को परिट्यूसिस कुकुर खांसी भी कहते हैं, जो 100 दिन तक चलती है।
तो इसका जो अन्य जो ये जो तो इसमें ऑप्शन काली खांसी है, लेकिन टाइफाइड हैजा मलेरिया को भी याद कर लीजिएगा तो आप एकदम मानिए कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एल्के पटोनेरिया नामक रोग में किस गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, गुणसूत्र 3 में। एल्के प्यूटोनुरिया अलिंग प्रभावी रोग है, गुणसूत्र 3 में उत्परिवर्तन होता है। इस रोग में मूत्र के साथ हीमोजेटिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में वो कौन सा रोग है जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सीटस फाइब्रोसिस। व्याख्या देख लेते हैं। सीटस फाइब्रोसिस अलिंग अप्रभावी रोग है। इस रोग में 7वीं जोड़ी के गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होते हैं। इसमें श्लेष्मा पतली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए, ठीक ना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देखिए ऊपर में भी 2-3 प्रकार का हम सिंड्रोम आपको दिखाए थे, डाउन सिंड्रोम, ब्लू सिंड्रोम, तो वो सबको आप एक जगह देख लीजिएगा। और ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। बाद बाकी सही कथन जो है सभी है। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पूछे थे किस में होता है, तो यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष बांझ होते हैं। इस रोग से पुरुष में महिलाओं के समान लक्षण आ जाते हैं, ठीक ना। अब इसका व्याख्या देख लें, ये वही चीज़ है, पुरुषों में महिलाओं के समान लक्षण। इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। जैसे 44 + XXY पुरुष का जो होता है वो गुणसूत्र XY होता है और फीमेल का XX होता है, ये आपको पहले से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा में, ठीक ना। ऑप्शन देख लेते हैं। शरीर में देखिए, इसमें आपको बार बार कन्फ्यूजन होता होगा, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसको लेके मैं जो स्पीडी का जो सीरीज चलाया था 5, अभी और भी लेके आऊँगा, तो उसमें मैंने बहुत सारा ऑप्शन को इससे रिलेटेड क्लियर कर दिया है। तो वहाँ से आपको देखने के बाद ये दोनों वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, विश्वास कीजिए, ठीक ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वसा। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा द्वारा प्राप्त होता है। तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से इतना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो इसका आंसर डी आपका हो जाएगा, ठीक ना। कि आपका जो है देखिए कैल्सीफिरोल, इसका आपका विटामिन नाम आपको पता ही है कैल्सीफिरोल का, ये आपको विटामिन नाम इसका जो है अस्थिर उग्रता, ये सही है, नियासिन, ये विटामिन सी है, ठीक ना। और विटामिन ई जो डी है उसका नाम कैल्सीफिरोल है। और अस्थिर ऋण रक्ता मतलब वही जो हड्डी का जो रोग है उससे रिलेटेड होता है ये। कोबामालिन साइनोकोबालामिन जो कि बीमारों को शायद कहते हैं। और इसमें आपका होता है संघटित रक्त अल्पता, मतलब जो एनीमिया रोग टाइप का जो होता है वो। और राइबोफ्लोविन, देखिए ये बेरी ये सही नहीं है। कैल्सीफिरोल विटामिन डी का कार्य रक्त में कैल्शियम आयन की मात्रा में वृद्धि करना है। इसकी कमी से अस्थिर रुग्रता होती है। नियासिन विटामिन B3 पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B12 कोबालामिन होता है, एकमात्र विटामिन जिसमें धातु होता है, याद कर लीजिएगा। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 है। किलोसिस रोग होता है। थायमिन विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। देखिए इसको ये जो तथ्य है ना, इसको आप ध्यान से देख के इसको याद कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस बहुत हिट लिस्टेड है मैं आपको वहाँ में पॉइंट आउट करा देता हूँ। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन कौन सी पाया जाता है? देखिए बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चंस लगा, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मिर्च में। विटामिन सी का सर्वाधिक मात्रा एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी की मात्रा के अनुसार क्रम है, पहले कागजी नींबू, फिर आंवला, फिर नींबू, फिर संतरा, फिर मिर्च में, ठीक ना। क्योंकि इसमें से ये जो आपको विटामिन सी का जो है स्रोत, इसमें बहुत आदमी कन्फ्यूजन कर जाएगा किस में मिलेगा, इसीलिए इस क्रम को याद कर जरूर रखिएगा। क्वेश्चन फंसाना होगा तो ऐसा पूछ सकता है। और विटामिन सी के अवशोषण में
फेरस मतलब आयरन लौह तत्व मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर है बी, रोगाणु नाशक। रोगाणु को नष्ट करने के लिए यस बैंगनी किरणों की उपयोग किया जाता है। नदी नालों पानी के आसपास सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके उसको नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक ना, ये भी हिट लिस्टेड है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जाता है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता। जब सितार एवं बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के द्वारा किया जाता है। तरत्व के कारण मोटा या आवाज़ का पतला होना पता चलता है। ध्वनि गुणता बांसुरी उच्च तरत्व की होती है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक है, क्योंकि आर्द्र वायु में ऑप्शन बी सही है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। व्याख्या देख लेते हैं। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। ध्वनि का वेग के माध्यम घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः माध्यम का घनत्व कम होने पर ध्वनि का वेग अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डेसिबल का शोर प्रबलता स्तर संगत होगा। तो ये आंसर हो जाएगा आंसर डी, यंत्र कारखाने के शोर से। यंत्र व कारखाने का शोर प्रबलता अधिक होती है। वातावरण में अत्यधिक व अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता 90 से 100 के मध्य हो सकती है, अर्थात 100 डेसिबल का शोर प्रबलता यंत्र के कारखाने से शोर से होता है। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं, ठीक ना, CaO जिसको बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र CaO। इसे दुग्ध चूना, ब्रंट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। यह सफ़ेद रंग का दाहक, क्षारीय तथा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा जनित रोग है? कौन है? दाद। दाद माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। इस रोग में जनांगों के पास उंगलियों की मध्य दाद हो जाते हैं। कवकनाशक दवाइयों द्वारा उपचार किया जाता है। एंटी अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। ऑप्शन सी, पायरिया, ठीक ना, सही उत्तर है। देख लेते हैं। एंटी अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा पायरिया रोग होता है। जब दांतों की नियमित रूप से सफाई नहीं की जाती है तब यह रोग फैलता है। मुंह से दुर्गंध आना, मसूड़ों में सूजन तथा दर्द इस रोग के लक्षण हैं। आज जोधपुर का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार कल जोधपुर का तापमान दोगुना हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जोधपुर का तापमान कितना होगा? आंसर डी, 17.7। अब इसका देख लीजिए व्याख्या। आज दोपहर का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, चूँकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। कल जोधपुर का तापमान दोगुना हो जाएगा, यानी कि 64 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब सेल्सियस के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, F-32/180 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बटा 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग कंटिन्यू याद कर लीजिएगा। F-32/9 हो जाता है, चूँकि कैलकुलेट कीजिएगा इसको तो 20 9 80 और 20 25 है। F-32/9 0 डिग्री C/5 हो जाता है, ठीक ना। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। जब लोहे की छड़ एक सिरा गर्म करने पर संपूर्ण छड़ गर्म हो जाती है, ये ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन ए, चालन विधि सही उत्तर है। चालन विधि द्वारा इस विधि में किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणु कंपन गति करते हुए पूरी वस्तु को गर्म कर देते हैं। चालन विधि ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर संपूर्ण छड़ गर्म हो जाता है। इसका औसत वेग 0 होता है। और ये जो संवहन है ना, इससे वायुमंडल गर्म होता है, ठीक ना। केतली उतली में जो होता है ये संवहन विधि के द्वारा होता है। केतली में जो पानी वानी गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से
बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से उत्पन्न होता है? तो उत्तर है संवहन से, ठीक ना। संवहन विधि या ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें पदार्थ एक कण के स्थान से दूसरे कण की ओर गति करते हैं, संवहन कहलाते हैं। संवहन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संवहन, प्रारोदिक संवहन। दैनिक जीवन में भी प्राकृतिक परिघटनाओं की संवहन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पेसमेकर कार्य करना बंद कर देती है तो क्या होता है? सी, हृदय पेशियों में समन्वित लबडब की गतियाँ नहीं होती है। आपको पता होगा कि जो शरीर की जो हार्ट का मेन काम क्या है? ब्लड को पंप करके, ठीक ना, और यहाँ पे पंप करके पूरा शरीर का जो ब्लड है वो आपको महाशिरा से आता है पूरा हार्ट में, और फिर वो क्या होता है कि प्यूरीफाई, यहाँ से क्या होता है कि वो यहाँ ब्लड पंप करता है, पंप करके ये आपको ऊपर जाता है और लंग्स में क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्ति करके फिर लंग्स के बाद फिर वही ब्लड आपको हार्ट में आता है। तो एक तरफ से अशुद्ध रक्त ब्लड में जाता है या ये हार्ट में जाता है, और लंग्स के द्वारा होते हुए फिर शुद्ध बन के वो ब्लड आपका हार्ट में ही आता है, और इसी में लब डब की क्रिया होती है। पेसमेकर जब नहीं होगा, खराब हो जाएगा, तो लब डब की क्रिया नहीं होगा। देख लेते उत्तर, इसमें यही दिया होगा। एस नोट में ये स्व उद्दीपन एक विशिष्ट गुण होता है जो इसे हृदय की पेसमेकर के रूप में कार्य करने का योग्य बनाता है। यह संकुचन की एक सतत रंग उत्पन्न करती है जो पेशी एवं संकुचन की एक सतत रंग उत्पन्न करती है जो पेशी तंतुओं के साथ साथ उसकी समय दोनों ही अलिंदों तक फैल जाती है। पेसमेकर उस मूल लय को स्थापित करती है जिस पर हृदय धड़कता है। इस प्रकार से यदि पेसमेकर कार्य करना बंद कर दे तो हृदय की पेशियाँ लबडब गतियाँ नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भाई इस क्वेश्चन को तो एकदम यादें कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो देखिए, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी ऑस्मियम, ऑप्शन बी उत्तर है। युग्म धातु लिथियम ऑस्मियम में लिथियम सबसे हल्की धातु, ऑस्मियम सबसे भारी धातु। लिथियम एक मुलायम धातु, यह अत्यधिक क्रियाशील एवं ज्वलनशील के कारण इसे खनिज तेल में रखा जाता है, ये भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जंग रस्ट उदाहरण है किसका? तो यौगिक का। यौगिक का उदाहरण जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। आपको पता ही है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक मतलब क्या है? उसको सुरक्षा प्रदान करना होने वाला यौगिक कौन है? बहुत ही हिट लिस्टेड, कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, सोडियम बेंजोएट इसका सही उत्तर है। इसका सूत्र जो है C6H5COOH का है, एम सोडियम लवण तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या है? देख लीजिएगा, ये उपयोग किया है खाद्य पदार्थों की परिरक्षक में, चिकित्सीय क्षेत्र में, दवाई निर्माण में क्या मतलब उसमें परिरक्षण में ही, ठीक ना, खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम? ये है तो बेकिंग सोडा इसका। ये तो एक दैनिक जीवन के लिए भी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, तब भी आपको ये याद रखना चाहिए। मधुमक्खी डंक मार दे तो बेकिंग सोडा घर में है, तुरंत लगा लीजिए। मधुमक्खी के विष में फॉर्मिक अम्ल होता है। देखिए, एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। इसके प्रभाव को कम करने के लिए डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा का घोल जैसे मृत क्षार का प्रयोग फॉर्मिक अम्ल को निष्क्रिय कर देता है, ठीक ना। अब एक सवाल ये भी हो गया कि देखिए, फॉर्मिक अम्ल जो है ना उसको मृत क्षार के द्वारा कम किया जा सकता है, इससे दर्द और जलन में कमी आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है यह एक ऑक्सीकारक है, ठीक ना। नाम याद कर लेना है, 100 में 80 गोला सही करना है, नौकरी लेना है, बाद बाकी दुनिया को नॉलेज लेते रहने दीजिए। नॉलेज हमेशा उन लोगों का चाय की दुकान पे काम आएगा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा। प्रबल ऑक्सीकारक है। इसका उपयोग पेयजल में शुद्ध जैसे लोहा, मैग्नीज, ट्राई हेलोमेथेन आदि को ऑक्सीकृत करके उन्हें दूर करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में मेथनॉल, इथेनॉल, नाभिकीय रिएक्टरों की परिशोधन में किया जाता है। मेहनत दोस्तों बहुत लगता है, ठीक ना। मेरे जीवन में ऐसे भी टाइम की मात्रा बहुत कम है, बहुत ही बिजी लाइफ है, उसमें भी आप लोग के लिए। और खुद मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, अपना भी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग के समक्ष लेके आता हूँ
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें आप। सोडियम लाइम किसका मिश्रण है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी NaOH कास्टिक सोडा है, और CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड है। सोडियम लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एवं कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेलेमीन। मेलेमीन अग्निरोधी है, यह दूसरी प्लास्टिक की अपेक्षा अच्छे से ऊष्मा सहन कर सकता है। इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, अभंजनीय बर्तनों एवं अग्निरोधी कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। तो देख लीजिए मेलेमीन का उपयोग कहाँ कहाँ है? फर्श की टाइल्स में, अभंजनीय बर्तन में, ठीक ना, अग्निरोधी कपड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन से घरेलू गैस कौन है इसमें से? तो LPG हो जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक ना। अब इसका व्याख्या देख लीजिए। LPG में क्या होता है? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एवं कुछ प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसके रिसाव की जांच के लिए थायोएथेनॉल नामक प्रबल दुर्गंधनीय पदार्थ इसमें मिलाया जाता है, जिसको शायद मिथाइल मरकैप्टेन भी कहते हैं। LPG एक रंगहीन गैसहीन गैस है। इसका प्रयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए सिलेंडरों में किया जाता है। यदि किसी की चोट के कारण मानव हृदय के ट्राइकस्पिड कपाट के कार्डिट्रेंडिनी आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाए, ठीक ना, ये श्वसन क्रिया का पार्ट है, लंग्स के पार्ट में होता है, तो इसका तत्कालिक प्रभाव क्या हो जाएगा? फुसफुस धमनी में रक्त प्रवाह कम हो जाएगा। ये चोट के कारण मानव हृदय ट्राइकस कपाट का पीठ जो त्रिवर्णीय कपाट है, ठीक ना, कार्डिट्रेंडिनी ये आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाए तो इसमें फुसफुस धमनी का प्रवाह कम हो जाएगा। तो मैं बोला ये लंग्स के पास में ही, ये हृदय में ही होता है, ठीक ना, लेकिन ये रक्त को पंप करा के वहाँ पे लंग्स के पास पहुँचाने में हेल्प करता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। कोई भी चीज़ का वास्तविक जो है उससे थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन का सिद्धांत यही होता है कि जब दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन कारण जल में अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देगी। पानी में भरे बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित द्वारा संचारित होता है। तो सब इसका आंसर है डी, रक्त आधान। हेपेटाइटिस रोग 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी घातक रोग है, यह हथेना वायरस द्वारा होता है, ठीक ना, याद कर लीजिए। बी और सी हथेना वायरस द्वारा होता है। रक्त संक्रमण के तरीके रक्ताधान माने असुरक्षित यौन क्रिया, संक्रमित सुई गर्भवती महिलाओं के से बच्चों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर मतलब आयोडीन 131, ठीक ना, कोबाल्ट 60 से कैंसर का इलाज किया जाता है। और इसका चारों ऑप्शन का हम वहाँ पे डिस्कशन किए हैं। कार्बन 14 से जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जो स्पीडी वाला सीरीज है उसमें। DNA का फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो शिशु का पितृत्व माने शिशु का पिता का ज्ञात करने के लिए। वही नीचे इसमें अंदर में दिया हुआ है, लेकिन अगर DNA के कुछ विशेष क्षेत्रों में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम ज्ञात किए जाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति हेतु विशिष्ट होते हैं। इसी के कारण अब DNA का विश्लेषण हेतु लार जो होता है मतलब स्लाइबा, बाल, वीर्य, स्पर्म आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है प्रकाशीय कांच का। टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने के लिए इसका होता है। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण में पोटास का प्रयोग जो है ना वो अधिक ताप तक गर्म करने वाला कांच का बर्तन में प्रयोग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से धूप के चश्मा में तो आपको पता ही है क्रूक्स कांच का इस्तेमाल होता है। मनुष्य के मुख्यतः बच्चों में गलसुआ नामक रोग किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, पैरोटिड ग्लैंड के फूल जाने के कारण होता है। मनुष्य मुख्यतः बच्चों में गलसुआ मम्स नामक रोग एक वायरस के संक्रमण के कारण पैरोटिड ग्रंथियों का मूल फूल जाने के कारण होता है। वायु में हाइड्रोजन
जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या? जल। सही बात है, हाइड्रोजन के जलने से ही जल बनता है। वायु में हाइड्रोजन के जलने के बाद H2O पैदा होता है। बंद कमरे में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है, निम्नलिखित कारणों से नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा और वो एक विषाद होता है जिससे आपकी मृत्यु तक हो सकती है। बंद कमरे में स्टोव का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें केरोसिन का उपयोग होता है। केरोसिन कार्बन मोनोऑक्साइड इसका फार्मूला गलत दिया है, CO का उत्पादन करती है और ये CO शरीर में हीमोग्लोबिन से क्रिया करके हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है जो मृत्यु का कारण बन जाती है। निम्नलिखित इसको क्या करना है? मिलान करना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 का 3 कॉपर सल्फेट क्या है? तो फंगस नाशिक है। B का 4 हो जाएगा पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। इसकी खोज आपको कौन किया था? याद कीजिए, पेनिसिलिन का खोज आपको कौन किए थे? और ये आपका सी हो जाएगा यूरिया। यूरिया क्या है? एक उर्वरक है। और ये डी हो जाएगा मेलाथियान, ये क्या है? तो एक कीटनाशक है, ठीक ना। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। कॉपर सल्फेट फंगस को नष्ट करता है। यूरिया को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेलाथियान एक प्रकार की कीटनाशक है। प्राकृतिक रबड़ का अवलनीकरण किस तत्व को? तो सल्फर डालकर किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबड़ है जिसके अवलनीकृत सल्फर तत्वों द्वारा किया जाता है तथा रबड़ का निर्माण किया है। सल्फर तत्वों के रबड़ अधिक लचीला एवं अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग, ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम व कैल्शियम के रूप में बहुत से पौधे में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल में शक्तिशाली अणु के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाराध्वनिक जेट प्रदूषण करता है किसको? तो ओजोन परत को नष्ट करता है जिसका फॉर्मूला O3 होता है, दिया गया है ये, ठीक ना, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वृद्धि हार्मोन शराब उद्योग में माल्टिंग विधि को तेज करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है जिब्रेलिन, ठीक ना। जिब्रेलिन क्या है? वृद्धि हार्मोन है, ठीक ना। ये माल्टिंग के लिए जो ऑक्सिन है ना, ये पौधों में वृद्धि हार्मोन का काम करता है। जिब्रेलिन का उपयोग शराब उद्योग में माल्टिंग प्रक्रिया को गति तीव्र करके दोनों साल्ट के उत्पादन को बढ़ाते हैं। माल्टिंग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। एक किसान ने अपने खेत में ककड़ी के पौधे उगाते हुए चाहता है कि उनमें मादा फूलों की संख्या बढ़े। कौन सा पादप वृद्धि नियामक के रूप में उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है एथिलीन। कुछ पौधों में जिब्रेलिन्स और एथिलीन लैगिंग प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। एथिलीन की उपस्थिति में कैनाबिस के आनुवंशिक नर पौधे को मादा फूलों को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, एक मकान में 2 बल्बों में से एक बल्ब दूसरे बल्ब से अधिक रोशनी देता है, चमकदार। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतम अवरोधक है? तो मंद रोशनी वाले बल्ब में, इसका सही उत्तर है मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतम अवरोधक होते हैं क्योंकि इसमें प्रतिरोध अधिक पाए जाते हैं। बल्ब में टंगस्टन धातु का पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, कि ना। और जो विद्युत फ्यूज होता है उसमें गलनांक निम्न होता है, टीन और शीशे का वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक ना। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित यह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो का प्रयोग विद्युत जनरेटर, जल विद्युत उत्पादन केंद्रों, पवन द्वारा विद्युत बनाने में किया जाता है, ठीक ना। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें एक ही ऑप्शन देता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। नहीं, वो रेगुलेटर के तौर पे काम करता है, उच्च को निम्न में और निम्न को उच्च में बैलेंस करके चलता है ना। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार हो गया एकदम वही, ठीक ना। इसमें क्या हो गया
कि देखिए ऑप्शन सी इसका सही है। उच्च प्रतिरोधक होता है और निम्न गलनांक होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूज में हम लोग इसलिए निम्न गलनांक वाला तार लगाते हैं टीन और शीशा का, कि जैसे वोल्टेज अधिक आए तो घर में तार जलने से अच्छा है फ्यूजे जल जाए। फ्यूजे उड़ जाएगा, सप्लाई ख़त्म, और फिर फ्यूज तुरंत बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। स्फिग्नोमीटर से पता है आपको रक्तदाब मापा जाता है। हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों के रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ये एकदम सीधी रेखा में नहीं, सीधी रेखा में जाने का मतलब कि आदमी डेथ हो गया है, ये ऊपर नीचे जाते रहता है। सुमेलित कीजिए, ठीक ना, ये इसको दिया हुआ है सुमेलित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन सी आपको सही उत्तर है। सी में क्या है? एक मीथेन CNG क्या है? तो मीथेन और इथेन का, ये आपका मीथेन और इथेन का ये आपका बहुलक है। दो में है LPG का कौन है? तो ब्यूटेन प्रोपेन है। सी में कोल गैस है। कोल गैस में क्या है? तो आपको हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों है। और डी में आपका एक वाटर जल गैस में क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ठीक ना। तो ये इसका सही उत्तर है। CNG का मुख्य घटक मीथेन और इथेन होता है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन प्रोपेन होता है। कोल गैस का मुख्य घटक हाइड्रोजन, मीथेन का कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस का मुख्य घटक CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2O हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। देखिए सही कूद कथन का चयन कीजिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सी। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने से यात्री को झटका लगना, नहीं। इसमें क्या है कि जड़त्व का नियम, न्यूटन का जो प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, उसमें ये लागू होता है। और रॉकेट पे वही हाल है, 1 नंबर में भी वही हाल है। देखिए न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक ना। रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदना, चोट पे लगना, नाव चलने से बाँस से जमीन को दबाना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, सब न्यूटन का तृतीय नियम है। जड़त्व का नियम क्या है ना, कि बिना बाह्य बल के कोई वस्तु दिशा, वेग, अवस्था परिवर्तित नहीं करती। अचानक गाड़ी चलने पर यात्री पीछे की तरफ झटका झुक जाना क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम। कहते हैं न्यूटन का एक बुक आया था प्रिंसिपिया, ठीक ना, याद रखिएगा लोग। अक्सर चर्चा में रहने वाला व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, कैंडिडियोसिस। व्हाइट फंगस का कैंडिडियोसिस नामक संक्रमण है जो कैंडिडा नामक खिमौर ये है, ठीक ना। कैंडिडा आमतौर पर त्वचा और शरीर के आंतरिक हिस्से जैसे मुंह, गला आदि और योनि जैसे जगह पर मौजूद रहता है। संक्रमण का कारण बनने वाला सबसे सामान्य प्रजाति में शामिल है कैंडिडा एल्बिनम, ठीक है। और अभी आप लोग देखे होंगे व्हाइट फंगस फेफड़ा के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्से जैसे नाखून, त्वचा, पेट, किडनी, मस्तिष्क, मुख को भी प्रभावित करता है। ब्लैक फंगस आया था जिसको माइक्रोमिकोटिस कहते थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक विशेष प्रकार की वैज्ञानिक उपकरण जिसका प्रयोग परीक्षण की किसी भी स्थिति में किन्हीं दो बिंदुओं पर बना कोण पर्याप्त यथार्थता के ना मापने के काम आता है। तो डी है सेंसटेक, ठीक ना। एनेमिनोमीटर से ऊंचाई मापी जाती है, पवन का वेग नापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई नाप, क्रोनोमीटर से। सेंसटेक की सरल सबसे संबंधित परीक्षा की किसी भी स्थिति पर किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा बना कोण पर्याप्त, मैंने किसी भी बिंदु पर दो जो कोण नापते हैं ना वो सेंसटेक से नापते हैं। सेंसटेक का आविष्कार 1731 में जॉन हैंडले और टॉमस ग्रोडफे नामक वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग स्वतंत्र रूप से किया गया। एनेमिनोमीटर वही वायु की दिशा एवं गति ज्ञात की जाती है। अल्टीमीटर के द्वारा समुद्र से विमानों की ऊंचाई नापी जाती है। क्रोनोमीटर से क्या होता है, जहाज़ों का सही समय ज्ञात करने में किया जाता है। पानी में जहाज़ों का सही समय ज्ञात करने में क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णांधता, ठीक ना। वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों एक अनुवांशिक रोग है, ठीक ना। हाँ, इसमें क्या था, कलर ब्लाइंडनेस को ही बोलते हैं वर्णांधता। इसमें पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग और हरे रंग में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। और वर्णांधता की महिलाएं जो है ना वाहक होती है, ये महिला के द्वारा ट्रांसफ़र होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक ना। इसमें इसीलिए क्या होता है कि जो रेलवे ड्राइवर का एग्ज़ाम होता है उसमें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट मस्ट होता है,
ठीक ना। नहीं तो मालूम चला कि सिग्नल लाल है, उसको लाल पते नहीं चलेगा, ठीक ना। हरा समझ के आगे गाड़ी आगे बढ़ा देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सब भैंस चल जाएगा पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो फॉर्म जो एक रासायनिक यौगिक है का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ऑडियो फॉर्म एक रासायनिक यौगिक है, इसके चमकदार पीले पत्रकार रवे क्रिस्टल होता है, या पानी में कम घुलता है लेकिन अल्कोहल और ईथर में घुल जाता है। अल्कोहल एवं एसीटोन में थोड़ा सा आयोडीन और क्षार डालकर ऑडियो फॉर्म बनाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH13 है, ठीक ना। ऑडियो फॉर्म का उपयोग चिकित्सा में कीटाणुनाशक गुणों के कारण घाव पर लगाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के अपरूपों में अपरूपक काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं, ठीक ना। और ये इसका देख लेते हैं, और इसका ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व तो एकदम याद रख लीजिएगा 2.2 होता है। ग्रेफाइट को कागज़ पर रगड़ने पर यह कागज़ को काला कर देता है। उदाहरण, पेंसिल और सफ़ेद कागज़ पर रगड़ने पर कागज़ का रंग काला हो जाता है। इसका उपयोग इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टी में मंडक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन की कमी के कारण पांडु रोग होता है? ऑप्शन सी B12, ठीक ना। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के साइनोकार्बोलिन होता है। विटामिन के को हम लोग बोलते हैं फिलोक्विनिन, ठीक ना। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकार्बोलिन। विटामिन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक समूह जो शरीर के उपापचय पर आवश्यक है। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकार्बोलिन है, ठीक ना, की कमी से पांडु रोग, एनीमिया रोग आपको होता है। तो B12 कमी से पांडु रोग वो एनीमिया रोग होता है। इसका प्राप्ति क्या है? तो स्रोत है मांस, कलेजी व दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तेल प्रदूषण या जल में तेल अधिप्लवन को नियंत्रित करने वाला सुपर बग कौन सा है? तो जल पिस्सू। जल की सतह पर तेल के फैलाव के कारण तेल प्रदूषण होता है, अथवा खनन और जहाजों तेल के आपस में टकराने के परिणामस्वरूप तेल जहाज फैल जाता है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसका PDF भी दे देंगे लास्ट में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन के कमी से रक्त का थक्का बनना नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रात में नजर आने वाले तारे रंग तारे की किस स्थिति को दर्शाता है? तो दी है तारे के ताप के कारण, ठीक ना, तापमान के कारण उनका रंग और आकार ये सब पता चलता है। ब्रह्मांड में बहुसंख्य तारों की स्थिति उनका रंग विभिन्न स्थितियों को इंगित करता है। किसके कारण? ताप के कारण। लाल रंग का तारा और नीले रंग का तारा ताप भिन्नता का परिणाम है, ठीक ना। जब तारे का ताप उच्च होता है तो वह नीले रंग का नजर आता है। देखिए एकदम कंसेप्ट को पकड़ लीजिए। और जब तारे रंग का रंग लाल वर्णीय हो जाता है तो वो कम ताप का न्यून ताप वाला हो जाता है। अतः तारों का रंग तारों के ताप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा वही सर्वग्राही रक्त समूह है? तो सर्वग्राही माने सबसे खून ले लेना, तो AB है। O है, O नेगेटिव को बोलते हैं सर्वदाता, ठीक ना। रक्त समूह की खोज लॉर्ड कैनस्टीनर ने 1901 में किया था। खोज चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। विभिन्न समूह में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है। यह ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। रक्त समूह AB पर कोई एंटीबॉडी नहीं होता, अतः यह सर्वग्राही होती है। और जो A होता है ना, उसमें सिर्फ एंटीबॉडी होता है, उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कर, तो इसका आंसर हो जाएगा D, कोई सुमिलित नहीं है, ठीक ना। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में किया जाता है। असुमिलित माने असुमिलित का चयन करना था, सब सुमेलित है, तो आंसर D इसका हो गया उत्तर, सब सुमेलित है। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नमक के रूप में होता है, ठीक ना। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, खाने वाला सोडा के रूप में इसकी काम आया जाता है। यह पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है। और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सबका सूत्रों आप याद कीजिएगा, पूछ देगा एग्जाम में, ठीक ना। इसको बारूद के बनाने में काम में लिया जाता है, विस्फोटक के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन किस
विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोविन, आपको पता ही है। विटामिन बी की समूह का ये विटामिन राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जो बी समूह की ये है। राइबोफ्लोविन विटामिन की कमी के कारण त्वचा फटने लगता है। जी हाँ, जीभा भी फटने लगती है तथा आँखें लाल होती है। राइबोफ्लोविन विटामिन की प्राप्ति हरी सब्जियों, दूध, मांस, कलेजी, खमीर से होता है। और आपको विटामिन डी का नाम आपको पता ही है, ठीक ना, कैल्सीफिरोल है। विटामिन ई टोकोफिरोल। विटामिन B1 है फिलोक्विनिन। विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अक्रिय घटकों के प्रति क्रिया दर्शाने वाला अम्लराज एक्वा रेजिया। एकदम हैवी सवाल है, भी बार बार पूछता है। कौन कौन से घटकों का परिणाम है, तो इसका है ऑप्शन ए उत्तर शांत हाइड्रोक्लोराइड अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल 3 और 3:1 में होता है। ये अम्लराज प्रबल अम्ल है जो अक्रिय घटकों द्वारा सोना व प्लेटिनम के साथ भी क्रिया करता है। शांत हाइड्रोक्लोराइड अम्ल C+ देता है और शांत नाइट्रिक अम्ल A होता है। परमाणु के निम्न समस्थानिकों में से किस समस्थानिक का उपयोग शरीर के रक्तता के रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो आयरन 59, ठीक ना, सही उत्तर है इसका। मैंने रक्त की जो शरीर में रखता है ना, उसको पता लगाने के लिए किया जाता है आयरन 59। नया टाइप का सवाल है, याद कर लीजिएगा। देखिए, कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर के लिए होता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर यानी ब्रेन में जो ट्यूमर होता है उसके पता लगाने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चारों ऑप्शन को याद कर लीजिएगा, पूछ देगा वो दिन, आपको पूछेगा ज़रूर इसमें से, ठीक ना। साइंस का हिट लिस्टेड सवाल ये सब चल रहा है। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए, तो एक में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तंबाकू अंगमारी, बाद बाकी सब सही है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है, धान में खैरा रोग होता है, नींबू में साइट्रस कैंकर होता है, और टोबैको मोजेक एक वायरस विषाणु जिसके कारण तंबाकू रोग मोजेक रोग होता है। धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। नींबू में साइट्रस कैंकर रोग होता है जो एक बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग है। मूंगफली में कवक जनित रोग टिक्का रोग कहलाता है। निम्नलिखित में असत्य युग्म का चयन कीजिए। चुंबकीय तीव्रता को टेस्ला कहते हैं, ठीक ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य इसका ये है। चुंबकीय तीव्रता टेस्ला में मापा जाता है, विभवांतर वोल्ट में होता है। खगोलीय का जो है नापने का प्रकाश वर्ष होता है। और तरंगदैर्घ्य जो है ना, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम में नापा जाता है। खगोलीय दूरी सब दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो आंसर डी हो जाएगा क्वासिस्क्रोज, जो बच्चों में होता है। इससे प्रोटीन कुपोषण भी कहते हैं। पेलाग्रा विटामिन सी की कमी के कारण गलकोंड घेगा रोग होता है। ये आपको आयोडीन की कमी के कारण बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, तो अब केंद्रीय बल के काम करती है। अब केंद्रीय बल की दिशा के विपरीत अथवा वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर होती है। मतलब अब केंद्रीय बल की दिशा है ना, अभी केंद्रीय बल के विपरीत माने बाहर की तरफ काम करती है। इसीलिए उदाहरण, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब किस पे काम करता है, अब केंद्रीय बल पे। और अब केंद्रीय बल जो होता है, जैसे कि जो रोड टर्निंग होता है उस पर जो बाइक हम लोग टेढ़ा करके लेके जाते हैं, तो उसमें अभी केंद्रीय बल काम करता है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी, ये ध्वनि की चाल से गमन करती है, यही उसका विशेषता नहीं है। बाद बाकी सब सही है। ये उदासीन होते हैं। अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग कौन है, विद्युत चुंबकीय। ये निर्वात में भी संचरण कर सकती है। देख लीजिए इसका विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दी थी। ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है, ठीक ना।
इनकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी संचरण कर सकती है। उदासीन तरंग होती है जो प्रकाश के वेग के समान गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए, पदार्थ के हिमांक में कमी आ जाती है, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो बढ़ जाता है, और जैसे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका कम हो जाता है, घट जाता है। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण पदार्थ के हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट तथा गलनांक मेल्टिंग पॉइंट दोनों घट जाते हैं। अन्य बिंदु, सामान्यतः पदार्थ का हिमांक जमने का तापमान और गलनांक बराबर होते हैं। उदाहरण, बर्फ का गलनांक और हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गैसीय ईंधन एलपीजी में गंध का मुख्य कारण क्या है? तो मिथाइल मरकप्टेन, एकदम सही हिट लिस्टेड। ऑप्शन आने के साथ देखने के साथ टक से टिक मार देना है। एलपीजी विटामिन जो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों के घरेलू उपयोग में भरा जाता है। एलपीजी अधिक ज्वलनशील होता है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है ताकि जैसे ही ये पता चल सके। समाचारों में वर्णित गोल्डन राइस क्या है? तो अरे ये अनुवांशिक परिवर्धित चावल है, ठीक ना। विटामिन ए इसमें पाया जाता है। रक्त परिरक्षण, ब्लड टेस्ट करवाने गई ज्योति से चिकित्सक ने कहा तुम्हारा खून बहुत कीमती है, ज़रूरत पड़ने पर आप किसी को भी रक्त दे सकती हो। चिकित्सक ने इस कथन से ज्योति का समूह कौन सा पता चलता है? तो ओ निगेटिव, ठीक ना। ओ निगेटिव जो होता है किसी को जैसे पूछता है एग्जाम में कि इसमें सर्वदाता कौन सा है, तो ओ भी दे देगा, ओ पॉजिटिव भी दे देगा, ओ निगेटिव भी दे देगा कन्फ्यूजन के लिए। तो ओ निगेटिव इसमें सर्वदाता वाला सही है, ठीक ना। ए बी समूह सबसे खून ले सकता है, ओ समूह दे सकता है। दांतों में वर्धित इनलर्ट छवि को देखने के लिए दंत, तो ये अवतल दर्पण सही उत्तर हो जाएगा। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस दर्पण की सहायता से बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट सवाल, वर्तमान में किसी व्यक्ति की पहचान हेतु रेटिना, कार्निया, हाथ और अंगूठे के स्कैन किया जाता है। विधि कौन सी है? तो बायोमेट्रिक है, जो भी हाल फिलहाल के एग्जाम में किया जाता है। यही इसका जीवों के रूपात्मक पहचान के लिए जैविक विश्लेषण हेतु चिकित्सा दल एवं पुलिस फॉरेंसिक द्वारा डीएनए, रक्त, लाल व मूत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म किया हुआ कार्बन 14 है, ठीक ना। अब पृथ्वी का जो आयु पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। कार्बन का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला समस्थानिक कौन है? तो कार्बन 12 है, इहो याद कर लीजिए। कार्बन का सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला कौन है? तो कार्बन 13। देखिए एक ही जगह 2 सवाल। कार्बन 14 से आपका जीवाश्म की आयु पता लगाइए, यूरेनियम मेथड से पृथ्वी का पता लगाइए, ठीक ना। यूरेनियम मेथड से जो है ना पृथ्वी का आयु का पता लगाइए, और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन है? तो आपका हो जाएगा कार्बन 14 है जो सबसे अधिक, कार्बन 12 है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला समस्थानिक है कार्बन का, और कार्बन 13 सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति कौन है? तो सितार। देखिए 4 गो दिया है तो हम याद कर लीजिए। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या है? देखिए एकदम जब सितार बजता है तो उसमें से यांत्रिक ऊर्जा को निकलता है, और यांत्रिक ऊर्जा का काम करते हैं उसमें से ध्वनि निकलता है सितार पर। सब फील करने वाला चीज़ है। माइक्रोफोन देखिएगा, माइक्रोफोन है ना उसमें विद्युत ऊर्जा होता है, और वो विद्युत ऊर्जा जो हम जैसे बोलते हैं तो उसको ध्वनि ऊर्जा में वो निकाल देता है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में निकलता है माइक्रोफोन। सब फील करने वाला चीज़ है। डायनेमो का मतलब याद रख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा होता है, बल्ब होता है जैसे स्विच टापते हैं बल्ब जलने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर भंडारित कहाँ रखता है? तो लीवर में, यकृत में, ठीक ना। अमाशय में खाना रहता है 4 घंटा, उसी में पचता है 4 घंटा मिनिमम खाना रहता है अमाशय में। यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अग्नाशय में दोनों होता है, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों। अब पित्त रस से क्या निकलता है? पित्त रस में यहाँ से पित्त में जो है ना
पित्तरस बहुत प्रकार का यहाँ से निकलता है पिता से, जो गॉल ब्लेडर में जाके जमा होता है, वही उसको सब दिया हुआ जो हम बदलते जो बताएं जो ग्लाइकोजन है ना, ग्लूकोज में बदलकर शरीर में ऊर्जा प्रदान देता है। ये मतलब जैसे कि यकृत में जमा रहता है, जैसे ग्लूकोज का कमी होता है तो फिर ये खुद ग्लूकोज में बदल के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। पारा का रासायनिक सूत्र Hg है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया। देखिए यह धातु है और धातु में क्या है, पारा जो है ना द्रव अवस्था में पाया जाता है, और अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसका नाम ब्रोमीन है, ठीक ना, याद रखिएगा लोग। और पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर गैसों में, ये चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, ठीक ना, सही बात है एकदम। दो चुंबकों को असमान ध्रुव एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं तथा दो समान एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षित करते हैं। एक पृथक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर इसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः चुंबक बन जाते हैं तथा इसका प्रत्येक भाग में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में उत्पन्न हो जाते हैं। यह इसका एक गुण है। खींचे हुए तार में निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो खींचे हुए तार में आपको यांत्रिक ऊर्जा पाई जाती है। यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा में स्थित ऊर्जा का संयुक्त रूप है, ठीक ना। जैसे कि जो तालाब उलाब जो होता है ना, तो उसमें जो जल होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। उदाहरण खींचा हुआ तार, फेंके गए पत्थर, चाबी भरी हुई घड़ी में यांत्रिक ऊर्जा होता है। अब इसको जैसे कि भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा पाया जाता है, स्वतंत्र सवाल पूछता है तो ऑप्शन हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ये आपको खाद्य जनित रोग नहीं है, ये वायरस के कारण होता है, ठीक ना। बाद बाकी ये आपका है, PDF बाद में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा सबसे लास्ट में। माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण होता है ध्वनि ऊर्जा से फिर यांत्रिक, ध्वनि से यांत्रिक, ठीक ना। देखिए माइक्रोफोन में क्या हो रहा है, ध्वनि से यांत्रिक ऑप्शन सी, और फिर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण पहले ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, तत्पश्चात यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में होता है। माइक्रोफोन एक संवेदक है जो ध्वनि को विद्युतीय संकेत में रूपांतरित करती है। यह 1876 में एगली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? वही वायुमंडल कम हो जाता है, बस उबलने का ताप जो बिंदु है नीचे आ जाता है, ठीक ना। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता था, जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इस कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। श्यामा की आयु 58 वर्ष है, उसकी आयु बढ़कर 85 वर्ष हो जाती है तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए उम्र जैसे जैसे बढ़ता है ना तो रक्तदाब बढ़ता है, तो इसलिए देखिएगा बूढ़ा लोग जल्दी खिसिया जाता है कि ना। आयु बढ़ने पर रक्तदाब बढ़ता है, इसलिए श्यामा का रक्तदाब बढ़ेगा। महिलाओं का रक्तदाब पुरुषों की तुलना में कम होता है, इसलिए देखिएगा कम महिलाएं खिसियाती है, पुरुष ज़्यादा खिसियाता है। खड़े व्यक्ति का रक्त लेटे हुए व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा होता है। जो व्यक्ति सोया रहता है ना उसका रक्तदाब कम होता है और खड़े हुए व्यक्ति का रक्तदाब ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर। मोबाइल फोन्स द्वारा उत्पादित ई कचरे कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? कैडमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य प्रकार की टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, घरेलू उपकरण, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, उससे जुड़े अन्य उत्पाद जब चलन उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई कचरे की संज्ञा दी जाती है। ई कचरे में कैडमियम की सर्वाधिक मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त लेड, मरकरी, आर्सेनिक, क्रोमियम जैसे विषाक्त तत्व भी ई कचरे में उपस्थित होते हैं। स्वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी में धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल एवं पुनः पानी से धोना। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर क्षारीय सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से धोना चाहिए ताकि अम्लता दूर हो जाए। तत्पश्चात साफ पानी में धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही उत्तर रासायनिक ऊर्जा। बैटरी का नाम सुन लिया, रासायनिक ऊर्जा टिक मार दीजिए, ठीक है। चाहे वो आपका बैटरी हो या सौर जो सेल है, जो टॉर्च में हम लोग पहले बैटरी लगाते थे, वो बैटरी अथवा सेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। जैसे टॉर्च जलाते हैं हम, तक से लाइट बलता है, विद्युत ऊर्जा में वो आ जाता है। कोरोना जांच के लिए RT-PCR तकनीक अनुवांशिक पदार्थ की प्रकृतिक बनाए जाने पर आधारित है। PCR तकनीक को विकसित करने वाला वैज्ञानिक थे कौन? कैरी मुलिस। एकदम याद कर लीजिए, कहीं पूछ दिया है, चूँकि अभी कोरोना का काल चल रहा था। अब कोरोना ख़त्म है, कोरोना कुछ था ही नहीं, हम लोग बस नहीं समझ पाए। जैसे लड़के प्यार को नहीं समझ पाते हैं, वैसे ही आदमी कोरोना को भी नहीं समझ पाए। अमेरिकी वैज्ञानिक कैरी मुलिस PCR तकनीक पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन के आविष्कारक माने जाते हैं, जिन्हें इस कार्य के लिए वर्ष 1993 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन करता है कौन? तो अनुमस्तिष्क, ठीक ना। मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। इसे मेटोनस्फिनोल भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला। देखिए अभी जो अनुमस्तिष्क से रिलेटेड है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इस सब हम जो हाइपोथैलेमस है ना, ये ताप को नियंत्रित करता है। इस सब इस पीढ़ी का सीरीज में इसको हम एक एक को एकदम ऑप्शन को पोस्टमार्टम करके वहाँ डिस्कशन किए हुए हैं, इसीलिए वहाँ देखने के बाद यहाँ देखिए फ़ायदा होगा। लोहे के पाइपों के संरक्षण से बचाने के लिए ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। कई बार पूछा होगा, हमको लगता है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है ना, तो 2-4 गो क्वेश्चन 10 गो ऐसा है कि उसको ले के मान के चलता है, ठीक ना। 30 गो साइंस का सवाल पूछना है तो 15 को पहले से फिक्स रख लेता है, कौन कौन पूछ लेना है जो पहले पूछा हुआ है, और 15 को के ऊपर सोचता है। ये सब है इसका। हवा की बल और वेग मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर, आपको पता है, ठीक ना। थर्मामीटर से क्या हम लोग नापते हैं? थर्मामीटर से हम लोग शरीर का दाब नापते हैं, ठीक ना। बुखार जो नापा। इलेक्ट्रोमीटर से दूध में पानी की मिलावट जांच के लिए होता है। स्पीडोमीटर से किसी गाड़ी का, मोटर वाहन का वेग नापा जाता है। एनीमोमीटर से आपको पता ही चल गया है। कपास के खेतों में निम्नलिखित में से किसे एक जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एज़ेटोबैक्टर, ठीक ना। एज़ेटोबैक्टर के रूप में कपास के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। कपास एक द्विबीजपत्री फसल है, ठीक ना। द्विबीजपत्री फसल मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, मटर का दाना देख लीजिए, मटर का दाना दूगो, उसमें दूगो होता है। कपास के लिए सबसे उत्तम जैव उर्वरक बैसिलस सीरियस और एज़ेटोबैक्टर है, ठीक है। 2 जैव उर्वरक है, बैसिलस सीरियस, एज़ेटोबैक्टर। ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू व स्वाद उत्पन्न करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है माइक्रोकोकस कैंडिसेंस उपयोग में होता है। चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू व स्वाद उत्पन्न करने एवं प्रसंस्करण तथा प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग आप लोग समझते हैं ना, एकदम आलू से चिप्स बना देना और टमाटर से चटनी सॉस बना कर पैक कर देना, यही फूड प्रोसेसिंग है। समय माइक्रोकोकस कैंडिसेंस प्रयुक्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। बैसिलस मेगाथीरियम नामक बैक्टीरिया तंबाकू की पत्तियों में विशेष गंध उत्पन्न करता है। क्रोटोलेरिया जेंसिया नामक बैक्टीरिया कपास के रेशे की सफाई में प्रयुक्त होता है। कार के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें विशिष्ट ऊष्मा होता है, ठीक ना, विशिष्ट ऊष्मा होता है, इसीलिए उसको उपयोग करते हैं। कार के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा इसमें होता है और जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त कार्बन क्या होता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, निम्न विशिष्ट ऊष्मा
कम स्पेसिफिक हीट होना चाहिए एवं उच्च चालकता कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। खाना पकाने के लिए सबसे पहले बर्तन में विशिष्ट उसमें स्पेसिफिक हीट तथा उच्च चालकता होती है। खाना पकाने वाले बर्तनों की पेंदी पर तांबे की पॉलिश करी जाती है। तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है जो कि बर्तन में समान रूप से ऊष्मा को वितरित करता है। देखिए कितना दम दैनिक जीवन का सवाल है। रोशनदान की कमरे की दीवारों के ऊपर की ओर बनाए जाने वाला कारण है क्या? संवहन, कन्वेक्शन, ठीक ना। रोशनदान कमरा मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि ऐसा कि वेंटिलेटर छोड़ दिया जाए उसमें आने के लिए। और जैसे हम लोग जो आपका संवहन विधि है ना, इसी कारण से अब देखिए इसको पढ़ ही लेते हैं। संवहन क्या, द्रव और गैस दोनों में होता है, ठीक ना। गर्म द्रव या गैस है हल्के होने के कारण ऊपर की ओर गति करते हैं, अर्थात विधि के माध्यम से कण स्वयं गति करते हैं, ठीक ना। जो हवा है ना उसका प्रॉपर्टी होता है गर्म होकर नीचे से ऊपर उठता है और ठंडी वायु नीचे आता है। संवहन के माध्यम से कणों की गति के लिए गुरुत्वीय प्रभाव भी सहायक होता है। अंतरिक्ष या मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में संवहन नहीं हो पाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? तो बादलों का घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है, ठीक ना। इसका बी आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में तैरते बादलों का घनत्व उपस्थित हवा के घनत्व में कम होता है, जिसके कारण वायुमंडल में तैरता है। ये लास्ट सवाल दोस्तों, कीचड़ पर केरोसिन डालने पर जल की सतह पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, ठीक ना। केरोसिन एक पृष्ठ तनाव कम होता है, घनत्व भी जल से कम होता है, जिससे केरोसिन की बूंदें जल के ऊपर पूरी तरह फैल जाती है। यही उसका उत्तर हो गया फ्रेंड्स। देखिए बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये दैनिक भाग दौड़ की जीवन में आप लोग लाइक, मैं भी पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ, लाता हूँ, तो प्लीज़ आप शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इस पीडी का सीरीज़ देखने के बाद ये दोनों वीडियो मैराथन का देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, लड़ेगा ही लड़ेगा, क्वेश्चन इसी से आएगा। जय हिंद, जय भारत। इस पीडी का साइंस का मैराथन पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मैं इस पीडी को लेके आऊँगा और ऐसा ही मैं 200 क्वेश्चन हिस्ट्री में भी लाऊँगा, से ये आपका पॉलिटी में भी लाऊँगा, इकोनॉमी में भी लाऊँगा, ज्योग्राफी में भी लाऊँगा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।